गांव का नाम था धनपुर। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करते थे। और गांव के बिल्कुल किनारे पीपल के पेड़ के पास एक फूस की झोपड़ी में रहता था रघु, गरीब मगर दिल का अमीर आदमी। अगले दिन सूरज बिल्कुल नहीं निकला। आसमान धुंध से भरा था। गांव के तालाब पर बर्फ जमने लगी थी, जो धनपुर में बहुत कम होता था। लोग अब घरों से बाहर निकलना बंद करने लगे। चौपाल सूनी, खेत खाली, रास्ते वीरान। रघु की उम्र कोई 35 के आसपास रही होगी। पतले दुबले शरीर पर फटी हुई ऊनी शाल ओढ़े वह रोज सुबह किसी तरह खेतों की तरफ निकल जाता था। बीवी गोमती और 8 साल का बेटा मुन्ना, यही उसका संसार था। उस दिन सुबह जब ठंडी हवा ने दरवाजे के छेदों से अंदर झांका, तो गोमती ने कांपते हुए कहा, रघु, जरा देर और रुक जा, बाहर की ठंड कांटे ले रही है। रुकूं कैसे गोमती? अगर आज खेत में काम न किया तो कल चूल्हा नहीं जलेगा। पर शरीर भी तो चाहिए जीने को। अगर तुम बीमार पड़ गए तो। अभी बीमारी से नहीं, ठंड से डरना जरूरी है। चल, मुन्ना को ओढ़ा दे कंबल, मैं जल्दी लौट आता हूँ। रघु ने अपनी पुरानी ऊनी टोपी सिर पर ठीक की और बाहर निकल गया। हवा ने जैसे झट से उसका स्वागत किया, बर्फीली, सिहरन भरी। उसके कदम जमे हुए खेतों की ओर बढ़े। गांव के भीतर आज सन्नाटा था। जहां रोज चौपाल पर लोग बैठकर बातें करते थे, वहां आज सिर्फ ठंड की सांसें गूंज रही थीं। गांव का पंडित हरिराम अपने घर के दरवाजे पर धूप सेकते हुए बोले, अरे राम राम, इस बार की ठंड तो जैसे पहाड़ से उतरी है। कहते हैं इस बार उत्तर दिशा से बर्फीली हवा आई है, तभी इतनी ठिठुरन है। ऐसी ठंड तो मैंने अपने 60 बरस में नहीं देखी। लगता है भगवान रूठ गए हैं। उसी वक्त सामने से रघु गुजरा, ठंड से कांपते हुए, लेकिन आंखों में मेहनत की चमक ली है। अरे रघु बेटा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहा है? पंडित जी, ठंड पेट से तो बड़ी नहीं है। खेत में काम कर लूं, तभी शाम का चूल्हा जलेगा। राम तेरी रखवाली करे बेटा, आज तो हवा जैसे कांट रही है। खेत पर पहुंचते ही रघु ने अपनी दरांती उठाई और काम में लग गया। लेकिन ठंडी हवा उसकी उंगलियों को सुन्न कर रही थी। वह अपने हाथों को मुंह से गर्म करता और फिर मिट्टी खोदने लगता। पास ही गांव का बड़ा जमींदार भैरों सिंह खड़ा था, ऊनी कोट में, हाथ में चाय का प्याला लिए। अरे रघु, इतनी ठंड में काम करता है तू, थोड़ा रुक जा, दोपहर में आ जाना। साहब, दोपहर में तो सूरज भी लुका छिपी खेलता है। काम अगर टाला तो भूख नहीं टलेगी। तू भी अजीब है रे रघु। चल, आज शाम को तेरे घर थोड़ा गेहूं भेज दूंगा। रघु ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी, जैसे ठंड के बीच में किसी ने ऊन का टुकड़ा रख दिया हो। शाम होते होते हवा और भी तेज हो गई। आसमान में बादल घिर आए थे, जैसे बर्फ का तूफान आने को हो। रघु जब घर लौटा तो उसका शरीर कांप रहा था। देखो तो जरा, हाथ पत्थर जैसे हो गए हैं। मैं आग जला देती हूँ। लकड़ियां तो गीली हैं, धुआं ज्यादा उठेगा, आग कम। अब क्या करेंगे? कंबल ओढ़ लो और मुन्ना को अपने पास रखो, ठंड कम लगेगी। मुन्ना अपने बाप की गोद में बैठा था, ठिठुरते हुए बोला, बाबू, ये ठंड क्यों आती है? ताकि हम समझ सकें बेटा, आग की गर्मी कितनी कीमती होती है। तो फिर ठंड को मना लो ना, वो क्यों नहीं मानती? ठंड नहीं मानती बेटा, लेकिन हम हार भी नहीं मानते। अगले दिन सूरज बिल्कुल नहीं निकला। आसमान धुंध से भरा था। पंडित हरिराम ने कहा, ऐसी ठंड तो मैंने अपने 60 बरस में नहीं देखी। लगता है भगवान रूठ गए हैं। रूठे नहीं पंडित जी, परख रहे हैं हमें। रघु इस समय तक बीमार पड़ चुका था। लगातार ठंड में काम करने से उसे बुखार आ गया था। गोमती ने उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। कहा था ना तुमसे, मत जाओ खेत में। अगर नहीं गया होता तो भूख हमें वैसे ही मार देती। अब क्या करेंगे? कुछ दिन बस यूं ही काट लेंगे, ठंड जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब सब तरफ अंधेरा छा गया, गोमती ने दिए में तेल डालकर उसे जलाया। झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैली। मुन्ना ने कहा, अम्मा, ये दिया ठंड को भगा देगा क्या? हाँ बेटा, जब दिल में उम्मीद की लौ जलती है ना, तो सबसे गहरी ठंड भी पिघल जाती है।
बाहर हवा शोर कर रही थी, मगर उस झोपड़ी में उस रात इंसानियत की सबसे गर्म चीज प्यार मौजूद थी। ठंड अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं थी। यह तो बस शुरुआत थी, ठंड की शुरुआत। पर आगे आने वाले दिनों में ये ठंड ऐसा रंग दिखाने वाली थी कि पूरा धनपुर गांव हिल उठेगा। रघु, गोमती और मुन्ना की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। रात बीत चुकी थी, सूरज उगा तो जरूर, लेकिन उसकी किरणों में अब गर्मी नाम की चीज नहीं थी। धनपुर गांव की गलियां सफेद धुंध में डूबी हुई थीं। कुत्ते तक अपने अपने कोनों में सिमटे पड़े थे और जो लोग सुबह खेतों में जाया करते थे वे अब अलाव के चारों ओर झुंड बनाकर बैठे थे। गांव के बाहर नदी के किनारे बर्फ की परत जम चुकी थी। मवेशी कांप रहे थे और खेतों की मिट्टी अब पत्थर जैसी ठंडी हो गई थी। रघु अपनी झोपड़ी के भीतर बैठा था, कमजोर, बीमार, मगर फिर भी अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। बाहर मत निकलना रघु, आज तो हवा जैसे चाकू बनकर चल रही है। हाँ, पर एक दिन की ठंड से भूख तो नहीं मानेगी, कुछ तो इंतजाम करना होगा। लकड़ी खत्म हो गई है, बस थोड़ा सा भूसा बचा है, उससे आग कैसे जलेगी? मैं पीपल के नीचे से सूखी डालियां उठा लाऊंगा। इतनी ठंड में जान चली जाएगी। अगर कुछ किया नहीं तो भूख खुद ले जाएगी। रघु कांपते हाथों से अपनी पुरानी ऊनी शाल ओढ़ता है और बाहर निकल जाता है। बाहर धुंध इतनी गहरी है कि 10 कदम दूर कुछ भी साफ नहीं दिखता। उसके पांव मिट्टी में नहीं, ठंड में धंस रहे थे। गांव के चौपाल पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। पंडित हरिराम, लाला किशन और भैरों सिंह। देख रहे हो, इस बार की ठंड जैसे सबको निगल जाएगी। हाँ, कल हरनारायण की भैंस मर गई ठंड से। लोग कहते हैं पहाड़ों से बर्फीला तूफान आया है, आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। वहीं पास से रघु गुजरता है, कमजोर, झुका हुआ, लेकिन अभी जिंदा हौसले के साथ। रघु, ठंड में कहाँ जा रहा है रे? बस ये लकड़ी ले जा रहा हूँ पंडित जी, घर में ठंड से जान निकली जा रही है। अरे रुक, तेरे लिए थोड़ा गुड़ और चाय भेज दूंगा घर पर, कुछ गर्मी मिल जाएगी। बहुत उपकार होगा मालिक। वो झुककर प्रणाम करता है और झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। हर कदम जैसे बर्फ पर रखा जा रहा हो, पैरों में चुभन और फेफड़ों में सर्द हवा की जलन। उसी वक्त दूर से रघु आता दिखता है, हाथ में कुछ सूखी डालियां लिए। झोपड़ी में पहुंचकर रघु लकड़ियां रखता है और आग जलाने की कोशिश करता है, पर लकड़ियां गीली थीं। धुआं उठता है पर लौ नहीं बनती। मुन्ना अपनी माँ की गोद में कांपता हुआ कहता है, अम्मा, ये धुआं क्यों कर रहा है? आग तो नहीं लगी? आग तब जलेगी बेटा, जब लकड़ी सूखी होगी, और लकड़ी तभी सूखेगी जब सूरज निकलेगा। सूरज तो जैसे रूठ गया है। रघु के चेहरे पर थकान और दर्द दोनों है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। दूसरे दिन गांव में खबर फैली कि कई लोग ठंड और बुखार से बीमार पड़ गए हैं। हरिनाथ, जो गांव का मजदूर था, उसकी जान चली गई। लोग डरने लगे। दरवाजों पर मोटे कपड़े टांगे गए, मगर हवा फिर भी अंदर घुस आती थी। ये ठंड भगवान का इशारा है, हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ तो होगा पंडित जी, लेकिन घी कहाँ से लाए? पर उससे क्या, भूखे लोगों का पेट भरे बिना कोई यज्ञ सफल नहीं होता। वहीं पास से रघु गुजरता है, कमजोर, झुका हुआ, लेकिन अभी जिंदा हौसले के साथ। रघु, आज काम पर मत जा, ठंड बढ़ गई है। अगर न जाऊंगा तो ठंड से पहले भूख मार देगी साहब। तू जिद्दी है रघु, पर तेरी मेहनत सलामत रहे। शाम होते होते आसमान में बर्फ के फाहे गिरने लगे। धनपुर में पहली बार बर्फ देखी जा रही थी। बच्चे तो हैरान थे, लेकिन बड़ों के चेहरों पर चिंता थी, क्योंकि बर्फ का मतलब था और ज्यादा ठंड। रघु की झोपड़ी में अब बस एक टिमटिमाती आग थी। मुन्ना बुखार से तप रहा था। रघु, मुन्ना की तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्या करें? गांव के वैद्य के पास जाऊंगा। गोमती, रात हो गई है, बाहर तूफान है। बेटे की जान का सवाल है, जाना ही होगा। रघु कांपता हुआ बाहर निकल जाता है। हवा तेज, ठंडी और नुकीली, जैसे कोई चाकू रगड़ रहा हो। वो धीरे धीरे बर्फ में पैर रखते हुए वैद्य के घर की ओर चलता है। वैद्य गौरीशंकर अपने घर में बैठा आग सेंक रहा था।
रघु जब पहुंचा तो वह पूरी तरह भीग चुका था। अरे रघु, तुझे क्या हो गया? ये क्या हालत बना रखी है? वैद्य जी, मुन्ना को बुखार है, बहुत तेज, बस कुछ दवा दे दो। अभी तो रात है बेटा, पर रुको, मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ। वैद्य ने कुछ सूखी पत्तियां और एक काढ़े का नुस्खा दिया। से उबाल कर पिला देना, भगवान चाहे तो सुबह तक बुखार उतर जाएगा। धन्यवाद वैद्य जी, अगर बेटा ठीक हो गया तो आपकी फीस मैं मेहनत से चुका दूंगा। अरे फीस नहीं, बस दुआ दे देना। रघु भागते हुए घर की ओर लौटता है। बर्फ उसके पैरों में चिपक रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बेटे की सांसों की आवाज थी। घर पहुंचते ही रघु ने गोमती को वो जड़ी बूटी दी। गोमती ने आंसुओं के बीच आग जलाई, काढ़ा उबाला और मुन्ना को पिला दिया। रात भर वो दोनों जागते रहे। बाहर बर्फ गिरती रही और अंदर दिए की लौ कांपती रही। क्या लगता है रघु, मुन्ना ठीक हो जाएगा? अगर उम्मीद जिंदा रही तो ठंड हमें नहीं हरा सकती। सुबह की पहली किरणों में मुन्ना की सांस थोड़ी शांत थी। गोमती ने राहत की सांस ली, पर गांव में और मुसीबतें आने वाली थीं। अब ठंड अपने चरम पर थी। गांव के तालाब में पूरी बर्फ जम चुकी थी। लोगों के घरों के छप्पर तक जम चुके थे और कई झोपड़ियां बर्फ के भार से ढहने लगी थीं। रघु की झोपड़ी भी अब झुक रही थी। वो लकड़ी के खंभे पकड़कर कहता है, गोमती, ये छत टिकेगी नहीं। फिर क्या करें? मैं खेत के पास वाले गोदाम में चला जाता हूँ, वहाँ छत मजबूत है, तू मुन्ना को लेकर वहीं आ जा। वो झोपड़ी छोड़कर खेत की ओर बढ़ता है। हवा अब और तेज है। बर्फ उसके बालों और दाढ़ी पर जम रही है। वो ठोकर खाकर गिरता है, लेकिन उठ खड़ा होता है। हर कदम जैसे मौत से लड़ रहा हो। धनपुर अब एक सफेद गांव बन चुका था, बर्फ से ढका हुआ। कहीं कहीं बच्चों की रोने की आवाजें, कहीं लकड़ी के टूटने की। लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर की तरफ भाग रहे थे। भगवान की प्रार्थना करो, ये प्रलय है, ये ठंड दैवी क्रोध है। डराने की नहीं, बचाने की बात करो पंडित। लोगों को आश्रय दो, अनाज दो। भैरव सिंह अपने गोदाम का दरवाजा खोल देता है। रघु भी वहां पहुंचता है। अरे रघु, जल्दी अंदर आ जा, तू तो जम गया है। गोमती और मुन्ना रास्ते में हैं। जा, 2 आदमियों को लेकर उन्हें ले आ। 2 गांव वाले मशाल लेकर निकलते हैं। काफी देर बाद गोमती और मुन्ना को अंदर लाया जाता है। मुन्ना बेहोश था, लेकिन जिंदा। बच गए हम, भगवान की दया से। हाँ, ठंड हारी नहीं, पर हम झुके नहीं। गोदाम में अब कई गांव वाले थे। बाहर बर्फ की आंधी थी, मगर अंदर इंसानियत की गर्मी फैली थी। रघु, गोमती और मुन्ना आग के पास बैठे थे। दिया टिमटिमा रहा था और उस रोशनी में सबके चेहरों पर जीवित रहने की आशा थी। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में न सिर्फ ठंड, बल्कि भूख, बीमारी और संघर्ष सब मिलकर गांव की जिंदगी को बदलने वाले थे। सूरज अभी अभी उगा था। गांव के खेतों पर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। दूर कहीं से बैलों की घंटियों की टनटनाहट सुनाई दे रही थी। पक्षी चहक रहे थे, पर उस चहक में भी जैसे कोई थकान छिपी थी। गांव के कोने में मिट्टी और फूस का बना एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था रामू किसान, अपनी पत्नी गंगा और 8 साल का बेटा मोनू के साथ। रामू की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पूरी रात वह सोचता रहा, आज सब्जी मंडी तक कैसे पहुंचेगा? बैल तो मर गया पिछले महीने, अब गाड़ी कौन खींचेगा? हे भगवान, आज कुछ कर दो, वरना घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गंगा भी जाग गई थी। उसने चूल्हे में आग जलाई, पर लकड़ी गीली थी। धुआं ही धुआं भर गया। रामू, आटा बस 2 मुट्ठी बचा है। आज कुछ बिक जाए तो थोड़ा चावल भी ले आना। मोनू को 2 दिन से भात की तलब है। ले आऊंगा गंगा, अगर मंडी में भाव ठीक मिला तो, वरना फिर वही प्याज और नमक का सहारा। बाबू, आज मैं भी चलूंगा ना मंडी, वहाँ बड़ा शहर होता है ना। चल बेटा, देख लेना कैसे तेरे बाबू की सब्जियां लोग भाव तोलकर खरीदते हैं। रामू ने पुराने बांस की टोकरी में अपनी सब्जियां रखीं।
थोड़े से बैंगन, कुछ भिंडी, आलू और 2 मुट्ठी हरी मिर्च। फिर उसने एक पुरानी रस्सी से गाड़ी खींचनी शुरू की। बैल नहीं था, इसलिए वह खुद ही गाड़ी खींच रहा था। पसीना बह रहा था, धूप तेज हो गई थी। रास्ते में उसका दोस्त हरिया मिला, जो अपने 2 बैलों के साथ हंसते हुए जा रहा था। हरिया ने देखा तो बोला, अरे रामू, तू खुद गाड़ी खींच रहा है, बैल कहाँ गए? बैल तो परसों मर गया हरिया, अब मैं ही बैल हूँ। ओ, भगवान बड़ा जुल्म कर रहा है रे। चल, अगर चाहो तो मेरा एक बैल कुछ दिन ले जा। नहीं भाई, तेरे बैल भी तुझे चाहिए होंगे। मेरा नसीब तो अब मिट्टी में ही लिखा है। चल, जो हो सकेगा मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। गांव का बेटा गांव के बेटे का साथ छोड़े, ये कैसे हो सकता है? धन्यवाद भाई, तू सच में दिल वाला आदमी है। कई घंटे बाद वे मंडी पहुंचे। चारों तरफ चहल पहल थी। कोई भाव लगा रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था। रामू ने अपनी टोकरी एक कोने में रखी और धीरे से पुकारा, ले लो भैया, ताजी सब्जी है, अपने खेत की है, बिना दवा की। लोग आते, देखते, फिर आगे बढ़ जाते। एक शहर की औरत आई और बोली, कितने का आलू दिया? 30 रुपए किलो मैडम। यहाँ तो 25 में मिल रहा है, तू ज्यादा बोल रहा है। मैडम 25 का दूंगा तो घर कैसे चलेगा? 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। सहानुभूति दिखाकर कोई व्यापार नहीं होता किसान जी। फिर वह आगे बढ़ गई। रामू ने सिर झुका लिया। सूरज अब सिर पर आ गया था। वह पसीने से भीग चुका था। सब्जियां मुरझाने लगी थीं। मोनू ने धीरे से कहा, बाबू, कोई खरीदेगा ना? जरूर बेटा, भगवान किसी को भेजेगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया। उसके चेहरे पर सादगी थी। उसने सब्जियों को देखा और कहा, भाई, सब्जी तो अच्छी है, कितने की दे रहा है? जो दाम ठीक लगे, बस इतना कि घर का चूल्हा जल जाए। ऐसा सच्चा बोलने वाला व्यापारी आजकल कहाँ मिलता है? ये लो, मैं सब ले लेता हूँ। सच में ले रहे हैं बाबूजी? हाँ, सब ले जा रहा हूँ, और ये रहा तेरे मेहनत का दाम। बुजुर्ग ने जेब से पैसे निकाल कर दिए, पूरा 200 रुपए ज्यादा जितना बाकी व्यापारी देते। रामू के हाथ कांप गए। उसने कहा, बाबूजी, ये तो ज्यादा है। तेरी ईमानदारी का दाम कोई तौल नहीं सकता। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। मोनू खुशी से उछल पड़ा। बाबू, अब हम चावल लेंगे ना? हाँ बेटा, आज चावल भी खाएंगे और सब्जी भी। सूरज ढल चुका था। गाड़ी अब खाली थी, पर रामू का दिल भरा हुआ था। गांव लौटते वक्त वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था। गंगा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने रामू को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ जी, कुछ बिक गया? देख गंगा, आज भगवान ने सुन ली। अब तो मोनू को पेट भर खाना मिलेगा। हाँ, लेकिन कल फिर वही संघर्ष है। खेत में पानी नहीं है, फसल सूख रही है। अगर बारिश न हुई तो अगली बार क्या बेचेंगे? गंगा चुप हो गई। आग की लौ में दोनों के चेहरे झिलमिला रहे थे। मोनू ने हंसते हुए कहा, बाबू, मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसे किसान बनूंगा। नहीं बेटा, तू किसान बन, मगर उस किसान जैसा जो झुके नहीं, जो अपने हक के लिए लड़े। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल गई थी, मगर उस खुशबू में संघर्ष की गंध भी थी। रामू ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, कल फिर से नया दिन होगा और नई उम्मीद। 3 हफ्ते बीत गए थे उस दिन के बाद, जब रामू ने मंडी में सब्जियां बेची थीं। पर अब खेत की मिट्टी सूख चुकी थी। चारों तरफ दरारें ही दरारें। रामू अपने खेत में खड़ा था, हाथ में टूटी हुई कुदाल, माथे पर पसीना और आंखों में चिंता की लकीरें। पास में हरिया आया, जो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता था। क्या हाल है रामू, अभी तक पानी नहीं आया क्या? नहीं भाई, तालाब तो सूख गया, नहर में भी बस कीचड़ बचा है। सरकार ने तो कहा था ना, पंप सेट बांटेंगे। हाँ कहा था, लेकिन वो वादा भी बारिश की तरह रह गया, आया ही नहीं। रामू ने अपनी कुदाल मिट्टी में मारी, धूल का गुब्बार उड़ा। इस धरती ने हमसे सब लिया है भाई, अब तो लगता है हम ही मिट्टी में मिल जाएंगे। हिम्मत रख भाई, किसान कभी हार नहीं मानता। गांव में पंचायत बुली थी। सरकार से अधिकारी आए थे, सफेद कुर्ता, सिर पर टोपी और पीछे पीछे कैमरा लिए पत्रकार। सारे किसान वहां जमा थे।
कोई उम्मीद से तो कोई गुस्से से। अधिकारी ने माइक पकड़ा और बोला, सरकार आप सबके साथ है। हर किसान को मिलेगा सहायता राशि और मुफ्त बीज। भीड़ में हलचल हुई। रामू ने धीरे से हरिया से कहा, हर बार यही बोलते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तब कोई नहीं आता। इस बार शायद सच बोल रहे हों। जो लोग फार्म भरेंगे उन्हें 3 दिन में पैसा मिलेगा। साहब, पिछले साल भी फार्म भरा था लेकिन पैसा आया नहीं। सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है किसान भाई, इस बार नहीं होगी। हर बार यही जवाब देते हो। देखिए, नाराज मत होइए, सरकार सबका भला चाहती है, हम सबकी मदद करेंगे। भला चाहती है, लेकिन हमारी भूख का इलाज कौन करेगा? शाम ढल रही थी। घर में चूल्हे पर पानी उबल रहा था, पर उसमें अनाज नहीं था। गंगा ने बस नमक डाल दिया। मोनू खाट पर लेटा खांस रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था। रामू, लगता है मोनू को बुखार हो गया है। हाँ, लेकिन दवा कैसे लाऊं? जेब में तो बस 10 रुपए बचे हैं। भगवान किसी की ऐसी परीक्षा क्यों लेता है? कुछ नहीं होगा मेरे लाल को। सुबह खेत पर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ सब्जी बची हो। रात भर नींद नहीं आई। बाहर हवा चल रही थी, सूखी मिट्टी उड़ रही थी। आसमान में बादल थे, पर बारिश नहीं हुई। अगली सुबह हरिया फिर आया। उसने देखा क्या हुआ भाई? बीज बोए थे, सब सूख गए, अब क्या बचा है? सुन, मैं तेरे लिए थोड़ा गेहूं लाया हूं, घर में बांट ले। नहीं हरिया, तेरे बच्चे भी भूखे होंगे, मैं नहीं ले सकता। अरे मूर्ख, दोस्ती में हिसाब किताब नहीं होता। तेरे जैसा दोस्त भगवान हर किसी को नहीं देता। बस तू हिम्मत मत हार। बारिश देर से आती है, पर आती जरूर है। दूसरे दिन रामू तहसील दफ्तर गया, वहीं जहां किसान सहायता राशि का फॉर्म जमा करना था। लंबी लाइन लगी थी, सूरज सिर पर था। वहां बाबू कुर्सी पर बैठा था, पंखा झलते हुए। बाबूजी, मेरा फॉर्म जमा करना है। पहले रसीद लाओ। कौन सी रसीद? जो कल बांटी गई थी। बिना रसीद के फॉर्म नहीं लगेगा। साहब, मैं तो कल खेत में था। तो फिर कल ही आना था, अब बंद है, जाओ। साहब, मेरी बीवी बच्चा भूखा है, बस ये फॉर्म ले लीजिए। बोला ना, काम खत्म हो गया। चलो चलो, अगला। रामू वहां से लौट गया। उसके कानों में गूंज रहा था, अब बंद है, जाओ। रात को जब रामू घर लौटा तो गंगा ने पूछा, फॉर्म लगा क्या? नहीं गंगा, कहते हैं रसीद चाहिए थी, अब कल फिर जाऊंगा। कितनी बार तू दौड़ लगाएगा रामू? हमें कुछ और सोचना होगा। क्या सोचें? शहर चले चलो, सुना है वहाँ काम मिल जाता है। गंगा, मैं किसान हूँ, खेत छोड़ा तो सब छोड़ दूंगा, पर अगर मजबूरी हुई तो सोचेंगे। मोनू की खांसी फिर बढ़ गई। गंगा ने कहा, अब मजबूरी आ चुकी है। रामू ने आसमान की ओर देखा। बादल फिर आए थे, पर इस बार भी बरसे नहीं। अगली सुबह गांव में अफवाह फैली, सरकार ट्रक से पानी भेज रही है। सब किसान दौड़े दौड़े चौपाल पहुँचे। सचमुच एक बड़ा ट्रक आया था, जिसमें टंकी लगी थी। अधिकारी फिर माइक लेकर बोले, ये सरकार की ओर से विशेष जल सहायता है, हर किसान को 2 बाल्टी पानी मिलेगा। हमारा खेत तो 5 बीघा है, 2 बाल्टी से क्या होगा? सबको बराबर देना है, यही आदेश है। भीड़ में शोर मच गया। किसानों ने गुस्से में कहा, हमें मजाक बना रखा है क्या? 2 बाल्टी में खेत सींचेंगे? हम भी इंसान हैं साहब, भीख नहीं मांग रहे, हक मांग रहे हैं। अधिकारी चुप हो गया। फिर कुछ पुलिस वाले भी आ गए। भीड़ को हटाया गया। रामू ने बस इतना कहा, जिस देश का पेट किसान भरता है, वही किसान आज भूखा है। रात को रामू बहुत देर तक जागता रहा। उसने तय किया, अब किसी पर भरोसा नहीं, अब अपनी ताकत से कुछ करना होगा। सुबह होते ही उसने हरिया को बुलाया। भाई चल, हम दोनों मिलकर तालाब खोदते हैं, बारिश आए ना आए, पानी हम खुद निकालेंगे। बिल्कुल, गांव के और लोगों को भी साथ लेते हैं। धीरे धीरे 5 किसान जुड़ गए। सबने मिलकर खेत के किनारे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उनके फावड़े चल रहे थे और मन में उम्मीद की लौ जल रही थी। गंगा दूर से देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। ये आदमी टूट नहीं सकता, यही तो असली किसान है। सूरज डूबते डूबते आधा तालाब बन चुका था। रामू ने मिट्टी से लथपथ हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा।
हे भगवान, बस थोड़ा साथ दे दे, बाकी मेहनत हम कर लेंगे। आसमान में बादल घिर आए, हवा चली और पहली बूंद रामू के गाल पर गिरी। वह मुस्कुराया। बारिश तेज हो गई, मिट्टी में फिर से जान आ गई। गांव में उम्मीद लौट आई, पर संघर्ष अभी बाकी था। बारिश हुए अब 2 हफ्ते बीत चुके थे। गांव की धरती में फिर से हरियाली लौट आई थी। रामू का खेत, जो पहले सूखी दरारों से भरा था, अब हरी सब्जियों से लहलहा रहा था। भिंडी की बेलें झूम रही थीं, टमाटर के पौधे पर लाल फल लटक रहे थे और हवा में मिट्टी और पत्तों की मिली-जुली खुशबू थी। रामू खेत में खड़ा था, आंखों में चमक, चेहरे पर पसीना, पर होठों पर मुस्कान। धन्यवाद भगवान, तूने हमारी मेहनत का जवाब दे दिया। पास में मोनू भागते हुए आया। बाबू, देखो ये टमाटर कितना बड़ा है। हाँ बेटा, ये तेरे सपनों जितना बड़ा है। अब तो सब्जी बेचने का वक्त आ गया। हाँ गंगा, इस बार खेत की सब्जी शहर ले जाऊंगा ताकि अच्छे दाम मिले। अब कोई हमें धोखा नहीं देगा। सुबह सुबह रामू ने अपनी गाड़ी तैयार की। गाड़ी पर ताजी भिंडी, लाल टमाटर, आलू, बैंगन और मिर्च रखी। हरिया भी साथ आया, अपने खेत की सब्जियां लेकर। आज तो लग रहा है जैसे त्योहार हो। हाँ भाई, ये हमारी मेहनत का त्योहार है। बाबू, इस बार मुझे भी साथ चलना है। मैं आवाज लगाऊंगा, ले लो ताजी सब्जी। अरे वाह, अब तू भी छोटा व्यापारी बनेगा। भगवान करे आज सब बिक जाए। अब की बार किसी पर भरोसा नहीं, बस अपनी सच्चाई और मेहनत पर। मंडी पहुंचे तो वहां भीड़ थी, पर इस बार रामू का मन डर से नहीं, जोश से भरा था। उसने गाड़ी एक कोने में लगाई और मोनू ने जोर से आवाज लगाई, ले लो अपने खेत की ताजी सब्जी, बिना दवा, बिना झूठ। लोगों का ध्यान खींच गया। पास से एक ग्राहक आया और बोला, भैया ये टमाटर कितने के दिए? आपका मन जो कहे उतने में ले जाइए। अरे वाह, ऐसा व्यापारी तो पहली बार देखा। हम सच्चे किसान हैं साहब, झूठ नहीं बोलते। लोग मुस्कुराने लगे। कुछ देर में रामू की सब्जियों के आसपास भीड़ लग गई। हरिया पास आकर बोला, अरे वाह रामू, तेरी तो दुकान चल पड़ी। हाँ भाई, आज तो दिल खुश कर दिया इन ग्राहकों ने। रामू की सब्जियां जल्दी जल्दी बिकने लगीं। एक व्यापारी आया जिसने पहले रामू को ठगने की कोशिश की थी। रामू भाई, याद है पिछले साल मैं ही तो तेरी सब्जी लिया करता था। हाँ, और आधे दाम में ले जाता था। व्यापारी शर्मिंदा हो गया। अब वक्त बदल गया है साहब, अब किसान को भी अपनी कीमत पता है। ठीक है भाई, इस बार मैं भी तेरे साथ ईमानदारी से काम करूंगा। ईमानदारी से काम करेगा तो सबका भला होगा। किसान और व्यापारी दोनों एक दूसरे के सहारे हैं। सब्जी बेचकर रामू के पास अच्छे पैसे आ गए थे। शाम को घर पहुंचा तो गंगा ने पूछा, कितना मिला जी? देख ले गंगा, इस बार पूरे 700 रुपए मिले। इतना तो हमने सालों में नहीं देखा। अब मैं नया स्कूल बैग लूंगा ना। हाँ बेटा, इस बार तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी। रामू देखो, जब तू हार नहीं मानता तो भगवान भी साथ देता है। हाँ गंगा, पर अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। अब हमें खेत बढ़ाने हैं और बाकी किसानों को भी साथ लेकर चलना है। अगले दिन गांव में रामू ने सभी किसानों को बुलाया। सब लोग चौपाल पर जमा हुए। भाइयों, हमने देखा कि मेहनत और एकता से सब मुमकिन है। अगर हम सब मिल जाए तो अपने खेत की सब्जियां सीधे शहर में बेच सकते हैं। पर शहर तक पहुंचने के लिए गाड़ी कहाँ से लाएंगे? हम सब मिलकर किराए पर लेंगे। हर हफ्ते 2 लोग शहर जाएंगे, फायदा सबको बराबर मिलेगा। वाह भाई रामू, तू तो नेता बन गया। नेता नहीं भाई, बस किसान का बेटा हूं। हमें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। सही कहा, अब कोई हमें नहीं दबा सकेगा। कुछ ही दिनों में गांव में बदलाव आ गया। तालाब में पानी भरा था, खेतों में हरी लहरें दौड़ रही थीं। रामू शाम को चौपाल पर बैठता और मुस्कुराकर कहता, कभी यही मिट्टी हमें रुलाती थी, आज यही हमें जीना सिखा रही है। भाई, तेरे अंदर अब तो नेता की आत्मा बस गई है। अगर मैं नेता बन गया तो पहला आदेश दूंगा, हर किसान को उसका हक मिले। एक दिन वही बुजुर्ग व्यापारी फिर आया जिसने पहले ईमानदारी दिखाई थी। उसने रामू से कहा, भाई, तेरी सब्जियों का स्वाद शहर में बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ तेरा नाम रामू ऑर्गेनिक से सब्जियां बेची जाए।
मतलब अब मेरा नाम शहर में पहुंचेगा? हाँ, और तेरा मेहनत का दाम भी सही मिलेगा। भगवान, तूने देर की पर अंधेर नहीं किया। अब हम बड़े किसान बन गए ना बाबू। हाँ बेटा, पर याद रख, बड़ा वो नहीं होता जो ज्यादा कमाए, बड़ा वो होता है जो कभी हारे नहीं। गंगा दरवाजे से देख रही थी, आंखों में गर्व था। आसमान में सूरज डूब रहा था, पर गांव में नई रोशनी फैल गई थी। अब रामू के दिन फिर से बदल चुके थे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। खेतों में सब्जियां भरपूर उग रही थीं। भिंडी, टमाटर, लौकी, मिर्च, आलू सब। और सबसे बड़ी बात, हरिया ने उसे एक जोड़ी बैल दे दिए थे, जो अब रामू के साथी बन गए थे। हर सुबह जब सूरज निकलता तो रामू अपने बैलों को सहलाता और कहता, चल मेरे साथी, आज फिर गांव-गांव खुशबू फैलाएंगे। लो रामू, ये सब्जियां रख लो। आज पड़ोस के गांव में मेला भी है, वहाँ सब बिक जाएगा। बाबू, मैं भी चलूं क्या? नहीं बेटा, तू अब पढ़ाई कर। तुझे वो बनना है जो किसान का नाम ऊंचा करे। सुनो, जल्दी लौट आना। आज मोनू की पसंद का खीर बनाऊंगी। रामू अब हर दिन अपने बैलों के साथ गाड़ी में सब्जियां लादता और आसपास के गांवों में बेचने निकल पड़ता। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती। ले लो ताजी सब्जी। रामू किसान की खेत से सीधी, बिना मिलावट की। लोग उसे पहचानने लगे थे। गांव की औरतें कहती, अरे वही रामू आया है, उसकी सब्जी तो हमेशा ताजी रहती है। बेटा, तेरी सब्जी में स्वाद है क्योंकि उसमें सच्चाई मिली है। सोना नहीं दादा, बस इज्जत बोई है। हर गांव में लोग उसे सम्मान से देखते थे। बच्चे भागकर कहते, रामू भैया आया, अब तो घर में भिंडी बनेगी। हर दिन सुबह से शाम तक रामू गाड़ी लेकर घूमता। कभी धूप, कभी बारिश, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की जगह गर्व होता। एक दिन रास्ते में उसका पुराना दोस्त हरिया मिला। अरे रामू, तू तो अब मशहूर हो गया रे। सब कहते हैं रामू की सब्जी सबसे बढ़िया। मशहूर नहीं भाई, बस पेट की आग बुझाने का तरीका ढूंढ लिया। अरे अब तो तू बड़ा किसान बन गया। गांव में इज्जत है, पैसा है। पैसा तो आता जाता रहता है भाई, सुकून तो तब है जब लोग कहें रामू ईमानदार आदमी है। सही कहा तूने। अब तेरे जैसे किसान ही गांव का गर्व हैं। एक दिन रामू गांव के पास के स्कूल के बाहर सब्जी बेच रहा था। बच्चों की छुट्टी हुई, सब दौड़ कर आए। एक बच्चा बोला, रामू काका, टमाटर इतने लाल कैसे होते हैं? हाँ, क्योंकि सूरज उनसे हर दिन हंसी की बात कर। काका, तुम तो बड़े मजेदार हो। अरे बेटा, किसान अगर मुस्कुराना भूल जाए तो धरती भी सूख जाती है। रामू, तेरी बातें बच्चों को किताबों से ज्यादा सिखा देती हैं। मास्टर जी, मैंने तो बस मिट्टी की किताब पढ़ी है। शाम को जब वह लौटता तो गंगा दरवाजे पर खड़ी रहती। मोनू दौड़कर गाड़ी से सब्जी उतारता। कैसा रहा दिन? अच्छा रहा, सब्जी भी बिकी और लोगों की दुआएं भी मिली। भगवान करे यूं ही हर दिन हंसी से बीते। रामू खाने के बाद मोनू को गोद में लेकर आसमान की ओर देखता और कहता, देख बेटा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। बस सच्चाई से काम करो, दुनिया खुद रास्ता खोल देगी। अब गांव के सरपंच भी रामू की तारीफ करने लगे थे। एक दिन पंचायत में बुलाकर बोले, रामू, तूने साबित कर दिया कि किसान अगर हिम्मत करे तो किसी से कम नहीं। सरपंच जी, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस अपनी मिट्टी से प्यार किया। अरे, अब तो हमें भी तेरे साथ चलना चाहिए। गांव की हर सब्जी रामू ब्रांड से बिकेगी। नाम मेरा नहीं, मेहनत सबकी होनी चाहिए। किसान अकेला नहीं होता, वो पूरे गांव की जान होता है। दिन बीतते गए। अब रामू के खेत में हर मौसम में कुछ न कुछ उगता रहता था। कभी सब्जी, कभी गेहूं, कभी मूली, और हर फसल के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। मोनू अब बड़ा हो गया था, स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा था। एक दिन उसने कहा, बाबू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ट्रैक्टर खरीदूंगा। तब तुम्हें गाड़ी खुद नहीं खींचनी पड़ेगी। वाह बेटा, वही तो मेरा सपना है कि अगली पीढ़ी मेरे जैसे न झुके बल्कि उड़ान भरे। देखो कैसे हमारी किस्मत भी अब हरी हो गई है। अब हर गांव में लोग कहते, अगर मेहनत करनी सीखनी हो तो रामू किसान से सीखो। इस आदमी ने मिट्टी में सोना बो दिया
सोना नहीं दादा, बस इज्जत बोई है। उसके बैल अब बूढ़े हो गए थे, लेकिन रामू अब भी रोज सुबह उठकर उनके माथे पर हाथ फेरता और कहता, चल मेरे साथी, आज भी गांव गांव खुशियां बांटनी है। और मैं आज तेरे लिए गुड़ की चाय बनाऊंगी, मेहनत की मिठास के साथ। वाह गंगा, तेरी चाय ही मेरी जीत का इनाम है। आसमान में सूरज उगता, पक्षी गाते और रामू की गाड़ी धीरे धीरे गांव के रास्ते पर निकल जाती, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई उम्मीद और एक नए कल की शुरुआत होती थी।